हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमी के लास्ट चैप्टर के पार्ट 4, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से कंपैरिजन किया। साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान से कौन से वो कॉमन चीजें थी जिनमें सक्सेस पाई, और साथ ही साथ में कैसे इंडिया पाकिस्तान से आगे था, पाकिस्तान इंडिया से आगे था और चाइना इंडिया से आगे था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो दोस्त, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे जो कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है। देखो भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे जो कंपैरिजन होता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। किससे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जिसमें कि कुछ चीजें आती हैं जो कि हमें जाननी पड़ेंगी कि देशों में अगर ये चीजें अच्छी होंगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, बुरी होंगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो देखिए जरा, शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, जिसमें कि मैंने लिखा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले एवरेज एज को। देखिए भाई, एवरेज एज क्या होती है। मान के चलिए 3 व्यक्ति हैं, किसी एक की उम्र है 40 साल, दूसरे की उम्र है 50 साल, तीसरे की उम्र है 60 साल। मैं क्या करूंगा, इन तीनों की एज को प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये 3 व्यक्ति थे इसलिए 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो जो एवरेज एज निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 50 निकल के आएगी। तो एवरेज एज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। अब सोच के देखिए, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की यदि औसतन आयु यानी कि एवरेज एज कम होगी तो क्या होगा, और एवरेज एज अच्छी होगी मतलब एवरेज एज ज्यादा होगी तो देश में क्या इंपैक्ट रहेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी कि औसतन आयु क्या होनी चाहिए? वो ज्यादा होनी चाहिए दोस्त। क्लियर? वहीं पर बात करते हैं एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी का मतलब होता है यहां पर एडल्ट लोगों का पढ़ा लिखा होना। यानी कि यदि हमारे बड़े लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। समझते हैं जरा, यदि कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं है और उसका बेटा लगातार बड़ा होता जा रहा है तो एक उम्र बाद वो भी किसान बनेगा। एक व्यक्ति जो दुकान चलाता है वो भी भविष्य में जाके क्या करेगा? दुकान ही चलाएगा। मतलब ये कि अगर एडल्ट लिटरेसी नहीं होगी तो हमें भी वही करना पड़ेगा जो हमारे पुरखे यानी कि हमारे माँ बाप करते हुए आए हैं। तो सोच के देखो दोस्त, अगर एडल्ट लिटरेसी अगर अच्छी होगी तो देश में जो एजुकेशन का लेवल होगा वो भी कैसा होगा? अच्छा होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, बीपीएल। बीपीएल आप जानते हो ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग। क्लियर? अब सोच के देखिए यार, किसी भी देश में यदि गरीब लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो वो देश कभी भी डेवलप हो सकता है क्या, या डेवलपमेंट की ओर जा सकता है क्या? नहीं। तो बीपीएल के अंदर लोग कैसे आने चाहिए? कम आने चाहिए। एबव द पॉवर्टी लाइन लोग कैसे आने चाहिए? ज्यादा आने चाहिए। वहीं पर बात करता हूं मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर से किसी भी देश की मृत्यु दर कैसी होनी चाहिए दोस्त? कम होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मृत्यु दर यदि कम होनी चाहिए तो एक काम करते हैं ना, हम लोग जो है लोगों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं उनको, है ना, मर्डर कर देते हैं, मृत्यु दर अपने आप ही कम हो जाएगी, देश का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। मेरे भाई आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए। तो सोच के देखिए दोस्त, यदि मृत्यु दर कम होगी तो इससे भी देश का डेवलपमेंट कैसा होगा? अच्छा होगा, यानी कि ज्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया था पिछले पार्ट में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन राइज अप है पर ईयर वो 1.7% है, और आप कह रहे हैं यहाँ पे मृत्यु दर भी कम होनी चाहिए, तो इससे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है यार, मोर्टिलिटी रेट अगर कम होगी तो यार तुम बर्थ रेट पे कंट्रोल रखो ना। दोनों चीज क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाएगी तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि पॉपुलेशन जितना ज्यादा, मेंटेनेंस भी उतना ज्यादा। क्लियर हुआ? अगले पॉइंट पर जाते हैं, प्योर वाटर। देखो भाई, पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए। इससे क्या होगा? हम लोग डिसीज से बचेंगे। अगला है सैनिटाइजेशन लेवल। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे स्वच्छता यानी कि रख रखाव। मेरे भाई, एनवायरमेंट साफ होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, आप लोग डिसीज से बचोगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी? ज्यादा होगी। और लास्ट पॉइंट इज एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट के बारे में बताता हूं, समझेंगे ध्यान से। आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा होगा अपने मैक्रो में, जिसमें कि हमें बताया गया डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के बारे में। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इससे रिलेटेड, समझेंगे जरा ध्यान से। एग्जांपल देखिए, आज की तारीख में यदि मैं बात करता हूं $1
इज इक्वल टू अराउंड 80 रुपीज है, 80 रुपीज, क्लियर। यानी कि $1 खरीदने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर मैं बात करता हूं वियतनाम की करेंसी की, किसकी? वियतनाम की करेंसी की। तो वहां पर ध्यान से सुनना, 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना है पता है आपको? 1 रुपीज इज इक्वल टू अराउंड 350 डोंग। ये वियतनाम की करेंसी है, डोंग। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप यूएसए से अगर अपने आप को कंपेयर करोगे तो इसका मतलब आपको वहां की करेंसी लेने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर वियतनाम की अगर बात करोगे तो 1 रुपए वहां के 350 डोंग के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है कि हमारे देश की जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए दोस्त, जिससे कि हमारी परचेसिंग पावर, कंट्री की परचेसिंग पावर कैसी हो? अच्छी रहे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट मेरा ये है कि वो कौन से कॉमन सक्सेस थे, कौन सी कॉमन चीजें थी जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान ने सक्सेसफुली हासिल किया। देखते हैं जरा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट था यहाँ पे इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखो भाई, भारत के आजाद होने के बाद आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की जीडीपी कैसी थी? बहुत कम थी। पर कैपिटा इनकम भी कैसी थी? बहुत कम थी। लेकिन लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोगों ने चलाई, साथ ही साथ में अलग अलग पॉलिसीज हम लोगों ने चलाई, इसके कारण से इंडिया और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कैसी हुई दोस्त? राइज अप हुई थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज था कि इंडिया और पाकिस्तान ने, दोनों के जो व्यक्ति थे, यानी कि दोनों के जो लोग थे, उन लोगों की पर कैपिटा इनकम लगातार कैसी होती गई? बढ़ती गई। दूसरी चीज जो हमने इधर सक्सेस में पाई दोस्त, वो थी रिडक्शन इन पॉवर्टी लाइन। लगातार, क्योंकि जीडीपी अगर राइज अप होगा तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होंगे वो कहां पर जाएंगे दोस्त? अबव पॉवर्टी लाइन में जाएंगे। इट मींस जो पॉवर्टी लाइन थी, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग थे, वो लगातार क्या होते जा रहे थे? कम होते जा रहे थे। कहां पर? हमारे देश में और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी। अगला पॉइंट देखते हैं मेरे भाई, न्यूट्रिशन लेवल। देखिए भैया, न्यूट्रिशन लेवल की अगर बात करते हैं, न्यूट्रिशन स्टेटस की, तो आपको पता ही है कि गांव में रहने वाले लोगों को, साथ ही शहर में रहने वाले व्यक्तियों को कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। तो जैसे जैसे देश डेवलप्ड होता गया, जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ते गए, जिन व्यक्तियों के जितनी कैलोरीज की जरूरत थी, जिन व्यक्तियों की जितने प्रोटीन की जरूरत थी, वो लोग आसानी से उसको अचीव करने लग गए। अगला पॉइंट था इंप्रूवमेंट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली। अच्छा देखो, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, इंप्रूवमेंट इन मिडिल क्लास फैमिली। देखो भाई, जो लोग अमीर होते हैं वो तो अपने शौक पूरे कर लेते हैं, जैसे जीना है वैसे जी लेते हैं, अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं वो लोग टोटली डिपेंड रहते हैं किस पे? बेसिक गुड्स पे। तो मरना किसका हो गया यार? यहाँ पे परेशान रहना किसका हो गया? परेशान रहना होता है मिडिल क्लास फैमिली का। अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की, तो मिडिल क्लास फैमिली जो थी उसमें भी लगातार इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ दोस्त? इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पर। तो ये कॉमन सक्सेस थे जो कि इंडिया और पाकिस्तान ने अचीव किए थे। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पर अगला जो पार्ट आता है हमारा, वो यह आता है कि वो कौन से एरिया थे जहां पर इंडिया पाकिस्तान से आगे था। तो देखो भैया, इसमें पहला पॉइंट आता है स्किल्ड मैन पावर। देखिए भाई, पाकिस्तान में जितनी भी मैन पावर है, ठीक है, हमारे पास जितनी भी मैन पावर है वो भी ठीक है, लेकिन हमारी जो मैन पावर है ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में कैसी है पता है? वहां से ज्यादा स्किल्ड है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव चीज थी। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। देखिए भाई, हम लोगों के देश में, यानी कि भारत देश में, सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं पे खर्च किया जाता है तो उनमें से एक सेक्टर एजुकेशन सेक्टर भी है। कि एजुकेशन सेक्टर में हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि यदि एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे जो बच्चे होंगे वो अच्छी लेवल पर जाएंगे। अच्छे लेवल पर जाएंगे तो इनकम भी जनरेशन कैसी होगी? अच्छी होगी, जिससे कि जीडीपी में भी राइज अप कैसा होगा? अच्छा होगा। तो ये देश के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगला देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज। मेरे भाई, हमारे देश की जो मेडिकल फैसिलिटीज है ना, पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली वो कैसी है? बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। क्लियर? तो ये जो 3 पॉइंट थे जहां पर इंडिया आगे है पाकिस्तान में, बाकी आपकी बुक में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान इंडिया से कैसे आगे था। देखो भाई, पाकिस्तान किन किन चीजों में आगे था। पहली चीज, बिलो पॉवर्टी लाइन। भाई, भारत में गरीबी ज्यादा है, पाकिस्तान में गरीबी कैसी है? भारत के अकॉर्डिंगली कम है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था क्या, कि भारत में जितने गरीब है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन के 50% गरीब यही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन के। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की, अर्बनाइजेशन। पाकिस्तान में अर्बन एरिया जो है इंडिया के अकॉर्डिंगली वो कैसा है दोस्त? ज्यादा है। यानी पाकिस्तान की सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो अर्बन एरियाज में किया है, जिसकी वजह से वहां पर अर्बनाइजेशन कैसा है? इंडिया के अकॉर्डिंगली ज्यादा है। और तीसरी चीज है
प्योर वाटर, अब यार किताब में तो प्योर वाटर लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि प्योर वाटर पाकिस्तान में ज्यादा है इंडिया के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो ये आता है कि चाइना किन क्षेत्रों में भारत से आगे है, जिनमें कि पहला पॉइंट निकल के आता है पॉलिसी टूवर्ड्स पॉवर्टी। देखो भाई, भारत की अगर बात करते हैं, भारत में गरीबी ज्यादा है, भारत की सरकार भी कोशिश करती है उस गरीबी को खत्म करने की, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना में इस पॉवर्टी को लेके जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन पॉलिसीज के कारण चाइना में गरीबी लगातार क्या होती जा रही है, पॉवर्टी लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि वहां पर नई नई पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो भी लोग बेरोजगार होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। भारत की तुलना में अगर हम लोग चाइना को देखें तो चाइना अपने एग्रीकल्चर को लेकर सबसे बड़ी चीज नए नए टेक्निकल रिफॉर्म्स लेकर आया। अच्छा, टेक्निकल रिफॉर्म्स लेकर आया, इससे क्या हुआ मेरे भाई? टेक्निकल रिफॉर्म्स लेकर आया तो इससे ये हुआ कि वहां पर मैन पावर की जरूरत कम होती है और साथ ही साथ में वहां का जो आउटपुट होता है एग्रीकल्चर का वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। तीसरी चीज, फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि 1958 में चाइना लेकर आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था। मेरे भाई, इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस था, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा था मैं आपको बताता हूं, समझेंगे ध्यान से। इसका ये था सबसे बड़ी चीज, देखो भाई हमारे देश में दिवाली होती है लेकिन सामान कहां से आता है? चाइना से। होली हम अपने देश में खेलते हैं लेकिन रंग कहां से आए? चाइना से। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि चाइना कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री सेक्टर पे इतना फोकस कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड वो अपने सामान को क्या करता है दोस्त? एक्सपोर्ट करता है। क्लियर? तीसरा, सेज पॉलिसी। अच्छा, ये सेज पॉलिसी क्या होता है इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देखो भाई, इस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना क्या करता है, चाइना अपने कुछ स्पेसिफिक एरियाज को पहले चूज कर लेता है कि हम लोगों को सबसे पहले यहां पर अपने इंडस्ट्री सेक्टर को लागू करना पड़ेगा और यहां से सबसे पहले अपने एम को क्या करना पड़ेगा? अचीव, यानी कि टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। तो कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा सेक्टर्स में अपनी पॉलिसी को लागू करके वहां से अपने टारगेट्स को अचीव करना कहलाया जाता है सेज पॉलिसी। उम्मीद करता हूं इस पार्ट में, इस चैप्टर में मैंने जितना समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलेंगे अगले चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।